स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। तो इसकी जो रचना होती है, संरचना होती है, कैसे होती है, ये आज हम देखेंगे। देखिए, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। तो मतलब क्या है कि जो नेफ्रॉन है वो एक स्ट्रक्चर यूनिट है, यानी कि बहुत छोटी और काम करने वाली, यानी कि जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी की एक सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब है सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि क्या करती है, काम करती है, वर्क यही करती है, यूरिन बनाने का काम भी यही करती है। तो चलिए देखते हैं। नेफ्रॉन जो होती है वो ईच किडनी, यानी कि दोनों किडनी में क्या होते हैं, ओवर अ मिलियन टिनी स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत छोटी छोटी जो रचनाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी के अंदर होती हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग यूरिन। और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? वो यूरिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, मतलब वो यूरिन बनाने का काम करती हैं। ओके, देन हम देखेंगे ग्लोमुलस। ग्लोमुलस क्या है? वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, ये जो है मेन स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अ ग्लोमुलस इज अ नॉट ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो दिख रही है, इसके अंदर क्या रहती है? नॉट रहती है कैपिलरीज की। ये बोमन कैप्सूल है और इसके अंदर क्या है? ग्लोमुलस है। ग्लोमुलस किसको कहते हैं? नॉट ऑफ कैपिलरी, यानी कि ये एक क्या है? मेन स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब है रीनल ट्यूब्यूल, अनदर वन। ये तो हो गया आपका ग्लोमुलस, इसके अंदर ये टफ है, यानी कि नॉट है, जो कि किसकी है? इसकी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब इसके लिए भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल, जो ये ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ट्यूब से ट्यूब्यूल याद कर लीजिए। तो ये क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, अनदर वन द मेन स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज द रीनल ट्यूब्यूल। और जो दूसरा स्ट्रक्चर, एक तो ये हो गया बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं इसको, ग्लोमुलर्स हो गया इसके अंदर। तो ये बाहर वाला बोमन कैप्सूल हो गया। इसके जो ये चल रही है ट्यूब, इसको ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ये, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल का मतलब किडनी और ट्यूब्यूल मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर मेन वो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर है बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल देख लीजिए आप। तो बोमन कैप्सूल का काम क्या होता है? बोमन कैप्सूल जो है ये, आप इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा बोमन कैप्सूल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया पूरा बोमन कैप्सूल। अब यहाँ देखिए आप, द क्लोज एंड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब है, इसका जो ये क्लोज एंड है, और जो कैसा है? इनलार्ज है और कप के शेप का है। ठीक है, कप के शेप का है। तो एंड कम्प्लीटली सराउंडेड अबाउट, सराउंड, जो इसके चारों तरफ क्या है, क्या चीज़ें हैं? ग्लोमुलस। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? ग्लोमुलस है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ट्यूब की जो एंड होती है ना, यानी कि जो ट्यूब होता है उसका जो क्लोज पार्ट होता है ट्यूब का, वहाँ पे ये फॉर्म, वहाँ पे ये होता है। और इसी को बोलते हैं ग्लोमुलर, यानी ग्लोमुलर या फिर बोमन कैप्सूल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यह देख लीजिए आप, ये है ग्लोमुलर्स। इसके अंदर जो होते हैं ये ग्लोमुलर्स हो गया। और ये जो है ये बोमन कैप्सूल है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा बोमन कैप्सूल हो गया। तो ये आप देख लीजिए, और इसके अंदर है ये ग्लोमुलर्स हो गए। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके हिंदी में भी मैंने दे रखे नोट्स। तो ये देख लीजिए, बोमन का कैप्सूल बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन ये आप इस तरीके से लिखेंगे, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्या है? जो रीनल ट्यूब्यूल है, यानी कि जो ये ट्यूब है उसका ये क्लोज एंड है। ठीक है, जो बंद वाला सिरा है, और कैसा होता है? ये बड़ा होता है और कप के शेप का होता है। और इसके चारों तरफ क्या रहती हैं? ग्लोमुलर्स रहती हैं। इसको कहते हैं ग्लोमुलर या फिर बोमेन कैप्सूल। फिर उसके बाद हम देखते हैं पोडोसाइट। ये इनर लेयर ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ हाईली मॉडिफाइड ऑक्टोपस लाइक सेल। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं? पोडोसाइट, यानी कि जो ऑक्टोपस लाइक मतलब इस तरीके से ना, ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके जैसे ऑक्टोपस की होते हैं ना, ये उसकी जो ऑक्टोपस में निकले होते हैं चारों तरफ से उसके, जिससे कि उसको रन करने में हेल्प मिलती है। हाँ, ये उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी तरह, जैसे
ऑक्टोपस के स्ट्रक्चर होते हैं ना चारों तरफ से, उसी तरीके से इसमें भी क्या रहते हैं, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर रहते हैं लाइनें टाइप की, ठीक है। तो जो जो ये पोडोसाइट होता है ये कहाँ पे रहता है, ये अंदर के साइड रहता है, द इनर लेयर ऑफ द कैप्सूल। तो कैप्सूल की जो ये बोमेन कैप्सूल है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसके जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। ये किस चीज़ से बनी होती है, ये मतलब ऐसे सेल होते हैं जो किसकी तरह होते हैं, ऑक्टोपस की तरह होते हैं, उससे ये बनी होती है, जिसको कि पोडोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द बोमेन कैप्सूल, यानी कि ये जो बोमेन कैप्सूल है इसकी ये लाइनिंग होते हैं अंदर की ओर, ठीक है। इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, ये क्या है, किडनी, जो किडनी के नेफ्रॉन है उसमें ये रहते हैं, ठीक है। वही नेफ्रॉन ही हम पढ़ रहे हैं। तो फिर है फूड प्रोसेसेस, ठीक है। फूड प्रोसेसेस में क्या है, जो पोडोसाइट हैव लॉन्ग जो ब्रांचिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। अब जो पोडोसाइट हो गया, पोडोसाइट है उसमें क्या होते हैं, फूड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसेस का मतलब हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है, ठीक है। ये जो पोडोसाइट्स हैं, ये जो ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर से जो रहती हैं ये फूड स्ट्रक्चर रहते हैं, फूड प्रोसेसेस, ये फूड प्रोसेसेस बोलते हैं इसको। ये लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं फूड प्रोसेसेस जो होती हैं ये कैसी रहती हैं, ये लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस टाइप की होती हैं, ठीक है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे ग्रीन ग्रीन सा। और ये जो होती है इसको फूड प्रोसेसेस कहते हैं। और ये कैसी रहती है, एक दूसरे के संग जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये जो होती हैं कैसी रहती है, दैट इंटरट्विन विद द अनदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती, चिपकी हुई रहती हैं। और एंड स्लिंग टू द ग्लोमेरुलस, एंड उसी से एक दूसरे के साथ रहती हैं, मिलके एक दूसरे को फॉलो करती है और उसके संग ग्लोमेरुलस से चिपकी हुई रहती हैं। एंड द फूड प्रोसेस नोन एज पेडिकल्स, इसको पेडिकल्स भी बोलते हैं, पेडिसल्स भी बोलते हैं। ये देखिए आप नीचे पेडिसल्स लिखा हुआ है, जो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको पेडिसल्स भी बोलते हैं। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पोडोसाइट, जो कि पोडोसाइट से क्या होता है, निकलता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, रैप देमसेल्फ, और क्या होता है उससे चारों तरफ उससे रैप रहता है, उसको घुमा के उसकी चारों तरफ ये सराउंडिंग में रहता है उसके। और उसमें जो कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलर किस में रहता है, ये देमसेल अराउंड द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलर टू फॉर्म द फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, ये जो पोडोसिस जो सेल होती हैं, ये जो होती हैं, ये दिखा रखा है यहाँ पे कि ये कैसी रहती है, एक दूसरे के संग कनेक्टेड रहती हैं। और ये जो होती, जो ये कैपिलरीज होती, इससे कैसे रहती है, ये इसको चारों तरफ से घेर के रखती हैं, इसको ना फूड प्रोसेसेस बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ये क्या बना रही है, एक नाली जैसी बना दे रही है, जिससे कि क्या होगा, छन्ने का काम होगा, जो भी ब्लड होगा वो इससे क्या होगा, छन्ने का काम। तो इस तरीके के ये यहाँ पे एक स्लिट लाइट स्ट्रक्चर देखिए, ये बना दिया इन्होंने। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बने हुए जो बीच बीच के जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्लिट टाइप के, मतलब एक नाली टाइप बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड फिल होगा तो फिर वो छन्ने में आसानी होगी। तो मतलब कि उसको, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो छानने में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा उसको, ब्लड को, ठीक है। तो पोडोसाइट यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी है, पोडोसाइट में लंबी शाखाओं वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, और जिन्हें फूड प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। और ग्लोमेरुलस में चिपकी रहती है, किस में चिपकी रहती है, ये ग्लोमेरुलस में चिपकी रहती है, जो ये इसके अंदर है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं। और फिर ये क्या करती है, जो इसमें क्या रहती है, ये चिपकी हुई रहती हैं। और ये पैर प्रक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फूड है ना, फूड प्रोसेसिंग है, इसलिए पैर बोल रहे हैं। आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, नहीं तो वो थोड़ा अलग सा गलत लग रहा है। तो पैर लिखा है यहाँ पे, यानी कि फूड है, ठीक है, फुट फुट FOOT फुट। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग है, इन्हें पेडिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। पेडिकल्स मतलब यही जो बना रही हैं। और जो पोडोसाइट से निकलते हैं, ठीक है, पोडोसाइट मतलब ये जो ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये निकलते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, ये निस्पंज स्लिट बनाने के लिए ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के चारों तरफ खुद को लपेट लेते हैं इस तरीके से, ताकि एक नाली सी बन जाए, ये जो स्लिट है ये बन जाए। तो वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के, और ये इससे क्या होते हैं, वो आप ग्लोमेरुलस से लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट, ये वाली जो निकल के आ रही है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस से जो निकल के आ रही है ये ट्यूब, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक।
तो एज द ट्यूबुलर एक्सटेंड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस ट्यूब कैप्सूल, तो ये जो ट्यूब होता है ये कहाँ से निकलता है, ये ग्लोमेरुलर से निकलता है। और इसमें क्या होता है, इट कॉइल एंड ट्विस्ट बिफोर फॉर्मिंग अ हेयर लूप। हेयर लूप यानी कि जो ये हेयर पिन लूप होता है ना, ये देखिए ये जो, इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। ये जो ट्यूब का जो ये स्ट्रक्चर है ऐसे घुमा हुआ येलो कलर का, ये क्या है, हेयर, इसको लूप ऑफ हैंडले भी बोलते हैं, जो कि, और इसको पिन लाइक हेयर पिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे जो फीमेल होती है अपने जोड़े में जो पिन लगाती हैं, हेयर पिन उनकी इस तरीके के यू शेप की होती है, इसलिए इसको हेयर पिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सटेंड कहाँ से होती है, ये बोमेन कैप्सूल यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स होता है यहाँ से ये एक्सटेंड होती है, और उसके बाद जो होती हैं ये क्या करती हैं, निकलने के बाद एक कॉइल, मतलब ये आपस में ऐसे करके ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, और घूम जाती हैं, और उसके कहाँ पे घूमती है, बिफोर द एंटरिंग, मतलब बिफोर लूप ऑफ हैंडले बनाने से पहले, यानी कि सीधा है ना लूप ऑफ हैंडले, उसको बनाने से पहले ये क्या होती है, घूम जाती हैं। तो ये ट्यूब कहाँ से निकलनी है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स से मतलब यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद ये सीधे यहाँ पे निकलने के बाद ये थोड़ी ट्विस्ट होती हैं, और ये फिर उसके बाद लूप ऑफ हैंडले बनाती हैं, या लूप ऑफ हैंडले बनाने से पहले ये ट्विस्ट होती है, कैसा भी आप लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद देन अगेन बिकम कॉइल एंड ट्विस्ट। अब ये लूप ऑफ हैंडले के बाद देखिए फिर से ये क्या हो गई, अगेन ट्विस्ट हो गई, मुड़ गई। तो बिफोर एंटरिंग द कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाला, इसमें एंटर होने से पहले ये फिर से क्या हुई, मुड़ी, तो इसको मतलब घूम गई, तो इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये जो एंड पार्ट होता है। तो डी फॉर दूर लिख लीजिए, और पी फॉर पास लिख दीजिए, किससे, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के पास वाला जो ट्विस्ट है उसको पीसीटी बोलते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसका मुड़ा हुआ ट्यूब है, मतलब कहने का, और प्रॉक्सिमल मतलब पास, मतलब ग्लोमेरुलर के पास, और डी फॉर दूर, मतलब ये ग्लोमेरुलर से दूर है, मतलब इतना यहाँ से आया घूम के, इतना आया घूम के, तब ये यहाँ पे ट्विस्ट हुआ, इसलिए ये दूर है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से घूम जाती, कहाँ कहाँ एंटर करने से पहले, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर होने से पहले ये क्या होती हैं, कॉइल हो जाती है, घूम जाती हैं, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। किसको बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बनाने से पहले घूम जाती है, इसको डीसीटी बोलते हैं। और उसके बाद क्या होती है, एंड ट्विस्ट बिफोर एंटरिंग द कलेक्टिंग ट्यूब, और कलेक्टिंग ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, जो भी, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। वी रिसीव यूरिन फ्रॉम द मैनी नेफ्रॉन, जो कि क्या करती है, बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या करती है, वो यूरिन को कलेक्ट करती है, मतलब लेती है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। उसके बाद है द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम ऑफ द किडनी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्यूब। ठीक है, ये जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखिए इसमें बहुत सारी ट्यूब से मिलके ये बनता है, बहुत सारी ट्यूब से मिलके ये सीरीज होती है, मतलब ट्यूब की इसमें। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, बहुत सारी, इसमें लिखा है ना, गुर्दे की जो संग्रह वाहिनी प्रणाली, नलिकाओं और नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला मतलब इस तरीके से उसमें ज़्यादा ट्यूब्स और वो होती हैं, डक्ट होती हैं। एंड दे फिजिकली कनेक्टेड नेफ्रॉन, जो कि कैसी रहती है, नेफ्रॉन से कनेक्ट रहती है, नेफ्रॉन के जो माइनर कैलिक्स होता है, और डायरेक्टली टू द रीनल पेल्विस। यहाँ पे जो है ये जो रीनल पेल्विस है इससे डायरेक्टली ये कनेक्टेड होती है, या फिर ये जो माइनर कैलिस होता है इससे ये कनेक्टेड रहती है। जो नेफ्रॉन का माइनर कैलिस होता है ये ट्यूब इसमें कनेक्ट होगी, या फिर डायरेक्टली ये इसमें कनेक्ट होगी, किसमें, ये रीनल पेल्विस में। तो कहने का मतलब है कि वो वहाँ से क्या करती है, यूरिन को रिसीव करती हैं। ठीक है, फिर है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट नियर टू ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो घुमा हुआ है, ये जो ट्यूब है ये किसके पास रहती है, ये देखिए आप, ये घूमी हुई ट्यूब है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, प्रॉक्सिमल मतलब पास, तो ये किसके पास होती है, ग्लोमेरुलर के पास होती है। अब देखिए लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले ये वाला है, नीचे वाला पतला वाला जो आप देख पा रहे हैं, सीधा सा यू शेप का। तो दिस जो द लूप ऑफ हैंडले इज हेयर पेन लूप, ये हेयर पेन लूप की तरह ही होता है, फॉलोइंग द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि किसके बाद आता है, ये जो पीसीटी के बाद फिर ये बनता है लूप ऑफ हैंडले का, ये शेप देती है। ठीक है,
नेफ्रॉन। उसके बाद हो गया आफ्टर द लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले बनने के बाद फिर ये क्या करती है, कंटिन्यू टू कॉइल, फिर से ये मुड़ जाती है इस तरीके से। और उसके बाद बिफोर मतलब मुड़ने के बाद बिफोर द कलेक्टिंग डक्ट एंट्री, यहाँ पे कंटिन्यू होने के बाद इससे इसमें जुड़ने से पहले ये क्या होती है, फिर से मुड़ जाती है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द DCT, यानी कि जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, DCT, यानी कि डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आफ्टर द लूप ऑफ हेनले, यानी कि लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो ट्यूब होती है क्या होती है, कंटिन्यू टू कॉइल, फिर से इसमें क्या हो जाते हैं, मुड़ाव घुमाव हो जाती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है, मतलब घूमी हुई सी रहती है किस में एंटर होने से पहले, कलेक्टिंग डक्ट में से, और इसको क्या बोलते हैं, DCT। उसके बाद है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। तो क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन द कॉर्टेक्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे रहते हैं, कॉर्टेक्स एरिया में रहते हैं, ठीक है। अधिकांश नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है क्योंकि वे लगभग पूरी तरह से कॉर्टिकल के भीतर ही स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये लिखा है ना हिंदी में भी कि ये इसके कॉर्टिकल जो एरिया है ये मेडुला हो गया और ये कॉर्टिकल हो गया। तो कॉर्टिकल एरिया में ज़्यादातर मोस्टली जो नेफ्रॉन होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है। और हल्का सा कुछ पार्ट इनका नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, ये देखिए, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये वाला जो यहीं पे है, किस में है, ये कॉर्टेक्स एरिया में पूरा का पूरा। देखिए इसका लूप ऑफ हेनले भी आपको यहीं पे दिख रहा है, ये जंक्शन हो गया ना, ये किसका जंक्शन हो गया, कॉर्टेक्स का। और नीचे कौन से डार्क वाला पार्ट कौन सा है, मिड्यूला, जो हमने कल देखा था। तो ये दोनों का जो जंक्शन है ये बीच वाला है, ठीक है। तो इस दोनों के जंक्शन में मतलब ये जो है यहाँ पे ये कॉर्टेक्स एरिया में ही रहता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और ये देखिए ये एक होता है जो मेड्यूला तक पहुँचा होता है, वो आगे हम देखेंगे। फिर है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ये है वो वाला जो मैंने बोला ना कि जंक्शन से भी नीचे पहुंच चुका है। तो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का आप जस्ट भी बोल सकते हैं, जस्ट टच इन मेड्यूला, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि जस्ट याद करने के लिए जक्स्टा को जस्ट करके याद कर लीजिए, और मेड्यूलरी मतलब मेड्यूला, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन अ फ्यू केसेस, ये बहुत कुछ केसेस में ऐसे देखने को मिलता है जो नेफ्रॉन होते हैं उनको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, दे आर सिचुएटेड नेक्स्ट टू द कॉर्टिकल मेड्यूलरी जंक्शन। क्योंकि ये क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं सिचुएटेड, जो ये कॉर्टेक्स एरिया होगा, ये मेड्यूला होगा, और ये इनका जंक्शन हो गया। तो ये जस्ट जो जंक्शन होता है वहाँ पे ये देख लीजिए, जस्ट जंक्शन के पास ही ये क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप इनटू द मेडुला। तो जो इसका देख लीजिए आप, यहाँ पे बड़ा करके देख लीजिए आप, ये हो गया जंक्शन, ठीक है। ये कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन हो गया ये। तो ये जो कॉर्टिको मेडुलरी जो जंक्शन है, कॉर्टिको मेडुलरी जो जंक्शन है, वहाँ पे ये जंक्शन में होते हैं, ये देख लीजिए नेफ्रॉन। और इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये देखिए, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है बिल्कुल मेडुला में डीप तक का क्या रहता है, घुसा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, ये दोनों में फ़र्क देखिए। जो ये होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल एरिया में रहता है, इसलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है, ये जंक्शन होता है जो दोनों का, वहाँ पर ये होते हैं सिचुएटेड, और ये पूरे डीप तक का जाते हैं, किसके, मेडुला तक का। आ गया समझ में। देन एफ्रेन आर्ट्रियोल। अब एफ्रेन आर्ट्रियोल और इफ्रेन आर्ट्रियोल दोनों में फ़र्क देख लीजिए आप। तो ये क्या होती है, जो एफ्रेन आर्ट्रियोल होती है इसको फीडर वेसल्स भी बोलते हैं, फीडर वेसल्स। फीडर मतलब होता है फीड कराना, मतलब कुछ खाना पीना वगैरह उससे जिससे आता है उसको फीडर बोलेंगे। वेसल्स मतलब ब्लड की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो जो एफ्रेन आर्ट्रियोल होती है, ये जो होती है एफ्रेन आर्ट्रियोल विच अराइज फ्रॉम द कॉर्टिकल रेडियल, जो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी होती है उसी से ये निकलती है, जो जो आर्टरी होती है उसी से ये निकलती है, ठीक है। कॉर्टिकल जो रेडिएट आर्टरी, ठीक है, उसी से ये निकलती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है एफ्रेन, इसको बोलते हैं एफ्रेन आर्ट्रियोल। और जो कि फिर यहाँ पे ये ट्विस्ट हो जाती है बोमन कैप्सूल में, इस तरीके से यहाँ पर एक बंच सा गुच्छा सा बना देती है, और ये हो गई इफ्रेन आर्ट्रियोल, ठीक है। जो बाहर को जा रही है ब्लड लेके वो इफ्रेंट हो गई, और जो अंदर को आ रही है वो हो गई, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है।
अब ये क्या कर रही है, यहाँ से ब्लड लेके आ रही है, तो ये होगी एफरेंट। ए फॉर अंदर कर लीजिए और ई फॉर एग्जिस्ट कर लीजिए, ठीक है। अंदर और बाहर जा रही है, एग्जिस्ट मतलब यहाँ से ये निकल रही है, तो यहाँ से क्या कर रही है, ई फ्रंट याद कर लीजिए। तो ई और ए का फ़र्क है, तो ए कौन सी होगी, जो अंदर आ रही है, और ई कौन सी होगी, जो एग्जिस्ट हो रही है। तो एफ्रेन आर्ट्रियोल और ईफ्रेन आर्ट्रियोल, ठीक है। तो जो एफ्रेन आर्ट्रियोल होती है इज़ अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो ये जो होती है एफ्रेन आर्ट्रियोल, ये किसकी ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी की होती है, जो मेन आर्टरी होती है उसकी ब्रांचेज होती हैं ये। और ये क्या करती हैं, ब्लड लेके आती हैं किसमें, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और जो एफ्रेन आर्ट्रियोल जो होती है वो मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर, और ये क्या करती है, ये वाली, ये जो यहाँ ब्लड लेके आती हैं, और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है बॉडी का। और जो इफ्रेन आर्ट्रियोल होती है, अब ये वाली इफ्रेन आर्ट्रियोल क्या करती हैं, ये आर्ट्रियोल जो होती क्या करती है, जो यहाँ जो ब्लड है इससे ये ब्लड ले लेती हैं, यहाँ से ये ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती हैं, और क्या करती है, पास करती है कहाँ पे, यहाँ से ले लेती हैं, और ये जो होती है दैट हैज़ पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, जो कि ये ग्लोमेरुलर में पास हो चुका था यहाँ से एफ्रेन आर्ट्रियोल से, अब इसने ले लिया, किसने, इफ्रेन आर्ट्रियोल ने उसको आगे बढ़ा दिया, कहने का मतलब, ठीक है। एफ्रेन आर्टरी लेके आई ग्लोमेरुलस में, अब ग्लोमेरुलस ने यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ये बंच सा टफ सा बन गया है ग्लोमेरुलस का, ये क्या करती हैं, अब इसको बोमेन कैप्सूल से ये, मतलब ये जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ये ग्लोमेरुलर कैप है, इससे ये क्या करती है, इसको बाहर लेके जाती हैं, जो ये टप सा बन गया है, मतलब गुच्छा सा। फिर इफ्रेन आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, मैंने बताया था, जो कि क्या करती है, ब्लड को दूर ले जाती है, किससे, ग्लोमेरुलर से। ये देखिए, ये ग्लोमेरुलस हो गया जो गुच्छा सा बना, अब ये इसको क्या करती है, दूर लेके जाती है। और इफ्रेन आर्ट्रियोल क्या करती है, जो ग्लोमेरुलर का जो फिल्ट्रेशन है उसको मेंटेन करती है। ये जो फिल्टर होगा ना यहाँ पे, तो इस फिल्टर को मेंटेन करती कौन, इफ्रेन आर्ट्रियोल। और यहाँ से आते जा रहा, अगर ये लेके नहीं जाती तो जमा होता जाता, फिल्टर का प्रोसेस अल्टर्ड हो जाता, मतलब चेंज हो जाता। लेकिन ये यहाँ से लेके आ रही है, और ये यहाँ पे को फिर बाहर निकाल रही है, उसको साथ साथ चलती है, किसके, ट्यूब्यूल के। तो कितना ऑब्जर्व, क्या छोड़ना क्या बंद करना, वो बात के काम है, बाद में देख लेंगे फिजियोलॉजी में। फिलहाल तो इतना समझ लीजिए, एफ्रेन ब्लड लेके आई, यहाँ पे गुच्छा बन गया उसका एफ्रेन आर्ट्रियोल का। अब ये आर्ट्रियोल जो होती है फिर दोबारा से ये जो होती है इसको वापस से इफ्रेन आर्ट्रियोल जो होती है पूरा वापस इसको बाहर निकाल रही है यहाँ से बोमेन कैप्सूल से। तो ये इससे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल होता है, ठीक है, ठीक से ये काम कर पाता है। फिर है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ये आप देख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ जो चलती है ट्यूब के उसको बोलते हैं। तो इन द रीनल सिस्टम, ये जो रीनल सिस्टम होता है जो किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती हैं ये कैसी होती है, बहुत ही टीनी ब्लड वेसल्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि क्या, जो कौन सप्लाइड करता है, सप्लाई बाय द इफ्रेन आर्ट्रियोल। जो अभी इफ्रेन आर्ट्रियोल हमने देखा था ये, तो यही इसको क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, ब्लड ये इसको सप्लाई करता है, किसको, ये जो पेरीट्यूबुलर आर्टरीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, कैपिलरीज मतलब, तो ये छोटी छोटी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये सप्लाई होती है इसको इफ्रेन आर्ट्रियोल से। दैट द ट्रेवल अलोंग नेफ्रॉन, ये क्या करती हैं, नेफ्रॉन के साथ साथ चलती हैं, अलाउ रीअब्जॉर्प्शन है सिक्रीशन, और क्या करती हैं, जो इनको चाहिए वो ले लेती हैं, और जो नहीं चाहिए, ज़्यादा हो गया बॉडी में, उसको ये इसी ट्यूब में छोड़ देती हैं, और ट्यूब से आदान प्रदान इनका चलता रहता है। तो जो लेती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर रही हैं। पहले इनके पास था तो फिर यहाँ पे आ गया था, तो ये फिल्टर हो गया, अब फिल्टर हो गया तो फिर से इसने क्या कर दिया, इसको रीअब्जॉर्ब का मतलब फिर से ले लेना। तो इसने रीअब्जॉर्ब किया, अब रीअब्जॉर्ब करके थोड़ा आगे बढ़ी तो इसको लगा कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई, इसको दोबारा से जो चीज़ अनवांटेड लगती है वो दोबारा से ट्यूब में आ जाती, कहने का। तो आदान प्रदान ऐसे चलता रहता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन है सिक्रीशन का काम करती है बिटवीन द ब्लड एंड इनर लाइनिंग ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो इनर लाइनिंग होती है नेफ्रॉन की, उसके बीच में और ब्लड के बीच में क्या करती है, ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन होता है उसमें ये अपना काम करती रहती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आगे हम देखेंगे यूरिनरी ये यूरिटर देख लेंगे, फिर ब्लडर देख लेंगे, इस तरीके से हमारा ये पूरा हो जाएगा। फिर हम इसकी सारी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, उसके बाद हम उसकी फॉर्मेशन देख लेंगे यूरिन का, और तो धीरे धीरे करके मैं पैथोफिजियोलॉजी बाद में बताऊंगी, सॉरी मतलब ये जो फिजियोलॉजी हम इसकी देखेंगे रीनल सिस्टम की, उसके बाद देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ, तो आप इसमें क्या कर लीजिए,
नोट्स बना लीजिए अपने कॉपीज़ में। और जाने से पहले लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए या आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।